हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर रह करके ही अपनी पढ़ाई को आगे संचालित कर रहे होंगे। तो आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और आपके इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, जिसका नाम है आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि। और इसके अंतर्गत आज मैं आपको कार्यालय पद्धति के क्या लाभ है, इस टॉपिक पर आज मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्यालय पद्धति के लाभ। एडवांटेज ऑफ ऑफिस प्रैक्टिस। एडवांटेज ऑफ ऑफिस प्रैक्टिस अर्थात कार्यालय पद्धति के क्या लाभ हैं। अगर आप अपने यहाँ कार्यालय में एक सुसज्जित कार्यालय पद्धति का विकास करते हैं तो उससे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसी उद्देश्य के लिए कोई भी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा वहाँ पर एक कार्यालय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का आपका नाम है MOMP, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस। ये आपका सब्जेक्ट है। हमने पूर्व की क्लास में भी आपको बताया था, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है और इसमें आपको विस्तार से लिखने के लिए इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में आपको विस्तार से इसमें लिखना है। तो जिन छात्रों ने पूर्व वाली क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए हम आपको एक बार फिर से समझा देना चाहते हैं कि कार्यालय पद्धति है क्या। कार्यालय पद्धति क्या है, तो थोड़ा सा अगर आपने वो क्लास आपसे मिस हो गई है तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो कार्यालय पद्धति से अर्थ है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों को नियोजित ढंग से प्रयोग में लाने से। प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों को नियोजित ढंग से प्रयोग में लाने से। ये आप इसकी मीनिंग कह सकते हैं कि ये इसका अर्थ है। अर्थात अगर आप देखें, यहाँ लिखा है निर्धारित लक्ष्य, और कल हमने आपको बताया था कि यदि आप कार्यालय पद्धति अपने कार्यालय में स्थापित कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहला है आपका उद्देश्य, ठीक है, और दूसरा है साधन, और तीसरा है आपका नियोजन। पहला उद्देश्य, दूसरा साधन और तीसरा नियोजन। इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्यालय में एक कार्यालय पद्धति का गठन कर सकते हैं, पद्धति अपने वहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो आपने समझा कि कार्यालय पद्धति क्या है। एक बार फिर से आपको बताते हैं। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, कोई भी कार्यालय स्थापित किया जाता है तो उसका एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे एक सपोज कि एक फैक्ट्री है जो चप्पल जूतों का निर्माण करती है या बहुत डेली यूज होने वाले
गेन करें, ये उसका उद्देश्य होता है, उसकी ख्याति फैले। तो उसका एक उद्देश्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि जब आपका उद्देश्य निर्धारित है तभी आप उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कुछ संसाधनों की, आपको कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आपके पास साधन नहीं होंगे, उपकरण नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होंगे, मशीनें नहीं होंगी, तब तक आप फास्ट कार्य नहीं कर सकते, तेजी से अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकते। तो पहला लक्ष्य निर्धारित हो, दूसरा आपके पास में साधन होने चाहिए, अर्थात मशीनें होनी चाहिए, उपकरण होने चाहिए। और उसके पश्चात तीसरी बात आती है नियोजन की, कि नियोजित ढंग से आपको प्रयोग में लाना है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग के साथ में, एक प्लानिंग करके आपको उन्हें प्रयोग में लाना है, तभी तो आप लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे, है ना। तो इसको अगर एक दृश्य में अगर आप देखें, ये जो पूरी प्रक्रिया है आपकी करने की, कि लक्ष्य हमारा प्राप्त हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, और वो उपकरण की सहायता से हम किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम्स को हम कहते हैं कार्यालय पद्धति। ये पूरा सिस्टम कि हमारे कार्यालय में फोटोस्टेट मशीन होनी चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से टाइप कर सकें। हमारे यहाँ पर जितने कर्मचारी काम करते हैं उन सभी के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रिंटर होनी चाहिए, इंटरनेट की बहुत फास्ट सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि हम ईमेल कर सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें। क्योंकि उद्देश्य जब तक आपका निर्धारित नहीं होगा तब तक आपके साधन भी निर्धारित नहीं हो सकते हैं। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से साधन हम अपने अपने कार्यालय में स्थापित करें, जिससे कि हम अपने उद्देश्य को अचीव कर सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें। और इन सब के लिए आपने उद्देश्य तो आपका निर्धारित है, साधन भी है आपके पास में, मशीनें हैं, कर्मचारी हैं, उपकरण हैं, सब हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है, तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो एम है ना, एम आपका निर्धारित होना चाहिए। फिर आपके पास में इक्विपमेंट होने चाहिए, और उसके पश्चात में फिर आपके पास में एक अच्छा सा प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको करेंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो ये सब करने का जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसको आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर कार्यालय पद्धति स्थापित है। यही हमारा, इसी को हम कार्यालय पद्धति कहते हैं। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? उद्देश्य फिक्स होना चाहिए, फिर उसके लिए आपके पास में साधन होने चाहिए, है ना। साधन से अभिप्राय यहाँ पर बाइक, एरोप्लेन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से नहीं है। यदि आपका काम ही उस प्रकार से है तो वहाँ पर आप इसका आशय उन गाड़ियों से आप उसका संदर्भ स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साधन से मतलब इक्विपमेंट से है, मशीनों से है, उपकरणों से है, ठीक है, तो वो होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कारोबार ही इस प्रकार से है कि आप की कोरियर की एजेंसी है, आप माल डिलीवर करते हैं किसान को, वहाँ पर आपके लिए साधन, आपके लिए जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, वो आपके लिए इक्विपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और प्लानिंग किया किस तरीके से, किसको कौन सा काम देंगे कि वो अच्छी तरीके से कर सके, मतलब जो रूल रेगुलेशन सिस्टम्स आप तैयार करेंगे, जिससे ये सभी एक सर्कुलेशन में संपर्क कर सके। तो आप कहेंगे कि हमारे यहाँ पर कार्यालय पद्धति स्थापित है। और इसके लिए हमने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी कल। न्यूनर एवं कीलिंग के अनुसार हमने आपको बताया था कि न्यूनर एवं कीलिंग, जो कीलिंग है उन्होंने क्या कहा था अपने वक्तव्य में, अपने स्टेटमेंट में कार्यालय पद्धति के बारे में क्या कहा था। तो न्यूनर एवं कीलिंग ने इसके बारे में स्पष्ट किया था
अब इस परिभाषा से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कार्यालय पद्धति से आपका क्या अभिप्राय है। तो न्यूलर एवं कीलिंग ने कहा कि कार्यालय में जितने भी कार्य होते हैं, यदि आप सपोज कर लें कि आप उसके किसी एक मुख्य भाग को कर रहे हैं, अर्थात कोई एक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं और सभी कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, आपके द्वारा कोई एक ही कार्य किया जाएगा, है ना। तो वो जो एक कार्य आपके द्वारा किया जाएगा वो कार्यालय का कोई एक ही भाग होगा, ठीक है। तो किसी एक भाग को पूर्ण करने के लिए, उसको करने के लिए, सपोज कीजिए कि किसी कार्यालय में किसी दूसरी कंपनी से कोई प्रोजेक्ट उसको मिलता है करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो एक भाग हुआ आपके कार्यालय के कार्य का। तो उसको करने के लिए संलग्न कर्मचारी, उसमें कितने कर्मचारी उस कार्य को पूरा करेंगे और उसमें किन किन फार्मों की जरूरत पड़ेगी, उसमें अभिलेख दस्तावेज किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, मशीनें एवं उपकरण ये कौन कौन से होंगे। तो इन सबको जब आप एक दृश्य में देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक सुनियोजित, एक पहले से व्यवस्थित सुदृढ़ कार्यालय पद्धति के रूप में कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये वक्तव्य दिया गया था न्यूलर एवं कीलिंग के अनुसार कार्यालय पद्धति के बारे में, कि जब किसी कार्य को करने में कर्मचारी आपके वहाँ पर हैं, योग्य कर्मचारी हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, फार्मों की उचित व्यवस्था भी है आपके पास, अभिलेख तैयार करने का तरीका और उनके संग्रहालय की भी व्यवस्था है, स्टोर कहाँ किए जाएंगे, मशीनें हैं, उपकरण हैं, तो ये सब जो पूरी व्यवस्था है ये आपके कार्यालय पद्धति का ही परिचायक है। कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कार्यालय पद्धति सुसंगठित तरीके से कार्य कर रही है। तो आपने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से कार्यालय में कार्यालय पद्धति स्थापित की जाती है, क्या उसका प्रयोग है। यहाँ पर आपने समझने का प्रयास किया कि कार्यालय पद्धति क्या है। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि कार्यालय पद्धति के क्या लाभ हैं। लाभ से अभिप्राय यह है कि जब आप कार्यालय पद्धति स्थापित करते हो तो आपके वहाँ कार्यालय में किन किन की पूर्ति होती है, क्या क्या आपको प्राप्त होता है। तो सबसे पहला यह है कि कर्मचारी एवं कार्य में समन्वय स्थापित होता है। कर्मचारी एवं कार्य में समन्वय, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके वहाँ पर कार्यालय पद्धति स्थापित है, सुदृढ़ कार्यालय पद्धति स्थापित है, तो आपको वहाँ पर यह फायदा मिलेगा कि जो भी कार्य करना है आपको वहाँ पर किया जाना है और जिन कर्मचारियों के द्वारा किया जाना है वो उसकी बखूबी उनको काम करने का उन्हें तौर तरीका पता होगा, क्योंकि जितने भी कर्मचारी आपके वहाँ पर रखे गए हैं वो सभी एक योग्य कर्मचारी होते हैं और वो अनुभवी भी होते हैं। तो वो किसी भी कार्य को करने में किसी भी प्रकार की उनको हिचकिचाहट नहीं होती है। तो सबसे पहले कार्य को समझने का प्रयास करते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो जब आपको जो काम करना है, करने से पहले जब आप उसमें समझ स्थापित करते हो, उसके बारे में समझते हो कि इसको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसको पूरा किया जाए, तो यह कर्मचारी और कार्य में एक प्रकार का समन्वय होता है। समन्वय की बात करें तो इसका मतलब होता है कि तालमेल बिठाना। तो उसमें कार्य और कर्मचारी में एक प्रकार का तालमेल स्थापित हो जाता है। कर्मचारी और
कार्य में, तब तक उसमें उस कार्य को पूरा करने में उसे असुविधा फील होगी, पूरा वो समय से नहीं कर पाएगा, उसमें कमियाँ उसके द्वारा होगी, शुद्धता नहीं होगी। तो इसमें यह महसूस किया गया कि अगर जब कार्यालय पद्धति आपके यहाँ पर है तो मशीनीकरण की व्यवस्था उसमें अच्छी तरीके से होती है और उसमें जितने कर्मचारी रखे जाते हैं वो एक निर्धारित कार्य के लिए जो योग्यता निर्धारित है वही कर्मचारी उसमें चयन उसमें किया जाता है। जैसे अकाउंटेंट है तो उस अकाउंटेंट को के पद के लिए योग्यता है कि वह BCom M.Com पास होना चाहिए और उसको कंप्यूटर्स में कंप्यूटर अकाउंटेंसी अर्थात टैली सॉफ्टवेयर के बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इन सब के बारे में उसको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसका कार्य है खातों का लेखा जोखा रखना, पैसे का लेखा जोखा रखना, खाते मेंटेन करना, उनका रिकॉर्ड तैयार करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, उनको बोनस देना, ये सब अकाउंटेंट का काम होता है। तो अगर उसको अपने कार्य के बारे में ही जानकारी नहीं है तो वो कर्मचारी उस कार्य को करने में अक्षम होगा, उसको कुशलतापूर्वक वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो कार्यालय पद्धति स्थापित की गई है तो उसमें सबसे पहले यही ध्यान दिया जाता है कि कौन सा कार्य किस कर्मचारी के द्वारा किया जाना है और वो उसको करने में सक्षम है कि नहीं है, उसके लिए वो योग्यता रखता है कि नहीं रखता है। क्योंकि जब तक कोई अयोग्य व्यक्ति होगा, सपोज के लिए एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि आपके वहाँ पर कोई कर्मचारी है 8वीं पास, 5th to 8th क्लास की उसकी क्वालिफिकेशन है और उसे अकाउंटेंट का कार्य दे दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा? उसको तो कैलकुलेटर ही नहीं चलाना आएगा अच्छी तरीके से, तो वो टैली का सॉफ्टवेयर किस तरीके से कंट्रोल करेगा? उसको तो खातों के बारे में यही नहीं पता होगा कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है। तो एक पद के लिए एक अच्छी सी योग्यता निर्धारित होती है और वही निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकता है। और तो इसमें आपको यह लाभ होता है कि इसमें कर्मचारी और कार्य में तालमेल स्थापित हो जाता है कि हाँ हमको ये कार्य करना है और मेरी ये क्वालिफिकेशन अच्छी तरीके से इसको पूरा कर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा है नियंत्रण का आधार। नियंत्रण के आधार से अभिप्राय ये है कि जब आपके संस्था में एक कार्यालय पद्धति स्थापित है तो उसमें उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं कि किसको किसके अंडर में काम करना है, किसको कितने अधिकार दिए गए हैं, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, लंच टाइम, इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब पद्धति अप्लाई है और आपके वहाँ पर सभी नियम कानून बनाए गए हैं और कर्मचारियों के द्वारा पालन किया जाता है तो उन सभी के उन नियमों के आधार पर, अर्थात आप कह सकते हो कि कार्यालय पद्धति के आधार पर उस पूरे कार्यालय के कर्मचारियों पर एक नियंत्रण सा बन जाता है ना। क्योंकि अगर उनको पता है कि हमारे कार्यालय का जो अधिकारी है वो अगर संस्था में है तो सभी एक अच्छी तरीके से वेल मेंटेन होकर के कार्य करते हैं और उनको पता है कि वो अधिकारी यहाँ से जाएगा तो भी इसकी निगरानी के लिए किसी और के पास में वो चार्ज देता है कि उस कार्य को पूरा कराइए। यह जो कार्य करना है, जो प्रोजेक्ट को पूरा करना है, उसमें भी हेड सुपरवाइजर बनाए जाते हैं कि किसके अंडर में वो कार्य पूरा करना है। तो इसकी वजह से उसमें एक कंट्रोल बना रहता है, एक नियंत्रण बना रहता है और जब कार्यालय पद्धति गठित की जाती है उसके रेगुलेशन से निर्धारित किए जाते हैं तो उसमें ये निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो योग्य कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों विद्वानों के द्वारा वो नियम तैयार किए जाते हैं जिनको जब कर्मचारियों पर लागू किया जाता है तो वो बड़े ही अच्छी तरीके से कार्य करते हैं और वह एक नियंत्रक के रूप में कार्यालय पद्धति आपके वहाँ पर लागू होती है, जिससे सभी कर्मचारियों को जो काम अपना अपना दिया गया है वो उसी कार्य को करते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाभ की
है। दूसरा है नियंत्रण का आधार बनता है, एक कंट्रोल स्थापित हो जाता है कार्यालय पद्धति के द्वारा। लेकिन कार्यालय पद्धति जो है वो स्वयं में नियंत्रित होनी चाहिए, स्वयं में सुव्यवस्थित होनी चाहिए, तभी वो नियंत्रण का कार्य कर पाएगी, नियंत्रण के आधार के रूप में कार्य कर पाएगी। अगर आपने उसको गठित करते समय, उसको लागू करते समय उसमें ढील दी है, उसमें नियमों में कड़ाई नहीं है, तो वो नियंत्रण का आधार आपकी पद्धति नहीं बन सकती है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने कार्यालय में कार्यालय पद्धति को स्थापित करें तो वो एक उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसमें जो नियम शर्तें कानून में जिनका समावेश किया गया है वो सभी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि कार्यालय पद्धति वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से कार्य कर सके और कार्यालय का जो उद्देश्य है वो कम समय में उनको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है इसमें प्रशिक्षण। प्रशिक्षण शब्द से आप सभी लोग अवगत ही हैं कि जब भी किसी को कोई कार्य सौंपा जाता है और वो कोई नया कार्य है या कोई कर्मचारी नया नियुक्त हुआ है, उसको उस कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसे वो कहते हैं प्रशिक्षण। तो जो कार्यालय पद्धति है, जो संस्था में आपके कार्यालय में स्थापित है, सभी तरीके से उसमें मशीनें, उपकरण, कर्मचारी होंगे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रशिक्षण का कार्य है वो बहुत ही सरल हो जाता है। प्रशिक्षण का कार्य बहुत सरल हो जाता है क्योंकि हमारे कार्यालय में एक से एक टैलेंटेड कर्मचारी होते हैं जो उन कार्यों के बारे में पूरी तौर से जानकारी उनको होती है। तो वो क्या करते हैं, जब कोई नया हमारे यहाँ आता है सीखने के लिए या नया कोई अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, तो प्रशिक्षण दिलवाना बहुत आसान हो जाता है। हमें ढूंढना नहीं पड़ता है कि ऐसा हमें ट्रेनर मिल जाए तो हमारे इसको ट्रेन कर दे, क्योंकि हमारे पास पीओ भी है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं और बहुत ही कम समय में परफेक्ट हो जाते हैं और अच्छी तरीके से वहाँ पर काम को करना अपना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपने देखा कि कार्यालय पद्धति का लाभ प्रशिक्षण के तौर पर भी है, ठीक है। उसके पश्चात में है आपका मितव्ययता। मितव्ययता क्या है, मितव्ययता से आपका क्या अभिप्राय है? मितव्ययता का मतलब होता है कि आप जो भी काम करें वो अच्छा काम हो, कार्य हमेशा अच्छा है, लेकिन जो भी कार्य आप कर रहे हो वो आपके बजट में हो जाए, कम खर्चे में हो जाए, लेकिन कार्य आपका A1 नंबर का। तो आपके सभी काम एक लिमिट में कम खर्चे में होते हैं, जिनमें बेफिजूल के खर्चे नहीं होते हैं। तो ऐसे खर्चे और ऐसे कार्य आपके मितव्ययता कहलाते हैं, मितव्ययी कहलाते हैं, जिनमें कम खर्चा। मित का मतलब होता है कम, सीमित वैसे कार्य जो सीमित खर्चे पर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्य आपके सीमित खर्चे पर हो रहे हैं तो उस काम में क्वालिटी नहीं है ना। तो मितव्ययी जो हमारे संस्था का जो अधिकारी होता है उसकी जिम्मेदारी है कि वह सभी पर कंट्रोल रखे। हमारे संस्था के जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनमें हमको पैसा लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने खर्चों पर किस तरीके से अंकुश लगाएं कि खर्चे कम हो, लेकिन जो इफिशियंसी है हमारे यहाँ की, जो काम की क्षमता है वो हमारी किसी भी हालात में कम ना हो। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो मितव्ययी आपको समझ में आया कि इसमें कम खर्चा हो, जिनमें कम खर्चा हो, लेकिन जो क्वालिटी है आपकी
उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका जो कार्यालय है, आपके जो कार्य है आपके कार्यालय के, वो मितव्ययी कैसे हो सकते हैं, है ना। तो उसके लिए बताया गया है कि जो अगर आपके वहाँ पर एक सुदृढ़ कार्यालय पद्धति स्थापित है, तो आपके वहाँ पर जो कार्य होंगे वो सभी आपके मितव्ययी आप कैसे कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ पर जितने खर्चे हैं, मैंने कहा उन पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, है ना। अंकुश का मतलब ये नहीं कि आपको खर्चा करना ही नहीं है ना, खर्चा करना है लेकिन एक सीमित, है ना, एक सीमित मात्रा में खर्चा करना है, और इतना सीमित भी नहीं कि आपका कार्य भी संपन्न ना हो सके। जैसे आपके यहाँ पर फॉर्म है, जो फॉर्म छपवाए जाते हैं उन पर आपको अंकुश लगाना है कि वो बेवजह फॉर्म ना आपके छपे, क्योंकि जो प्रिंटिंग प्रेस से आप फॉर्म को छपवाते हो उनका शुल्क हमको वहन करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो ये हमारा खर्चा है ना। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपने ज़्यादा फॉर्म छपवा लिए, छपवाने के पश्चात अब वो उनका यूज इतना है नहीं और पड़े वो सड़ रहे हैं, वो उनका काम कुछ आगे आने वाले नहीं, बेकार है आपके लिए। तो इसमें हमको वहन करना पड़ता है, खर्चा पैसा हमारा लगता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपके यहाँ पर जो स्टेशनरी आती है, आपके वहाँ पर जो स्टेशनरी आती है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि स्टेशनरी लानी नहीं है, आपको लानी है, नहीं तो आपके जो कार्यालय के कार्य आपके बाधित हो जाएंगे। लेकिन आपको बल्क में, यदि आपकी जो संस्था है वो बड़े स्तर पर काम करती है, तो आप उसको जब आप खरीदारी करें तो खरीदने के भी तरीके हैं, उन तरीकों का आप पालन करें, तब आप खरीदारी करें। नहीं तो ये छोटे स्तर पर आप खरीद रहे हैं तो आप थोड़ा सा बल्क में ना खरीद करके थोड़ा थोड़ा खरीदें, जितना आपका काम है ना। मतलब पूरे साल की खरीदारी ना करके आप उसको 2 से 3 भागों में खरीदारी करें, क्योंकि हो सकता है कि काम आगे इतना ना आपको मिल सके कि आपकी स्टेशनरी जो है वो खपत हो सके। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आप स्टेशनरी में क्या है, जैसे मान लीजिए स्टेपलर, गम, पिन, स्टेपलर की पिन, ये सब चीज़ें, रजिस्टर्स, ये सब हमारी स्टेशनरी में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सभी पर आपको कंट्रोल करना है, बल्क में ना खरीद करके आपको 3 से 4 बार में आपको खरीदना है। किसी छोटे दुकानदार से ना खरीद करके आपको जहाँ से ये बनते हैं वहाँ से या फिर होलसेलर से आपको खरीदने हैं, तो आपको थोड़ा सा आपके जो पैसे की जो खपत होनी है वो थोड़ी सी कम होगी, कम पैसे आपके उसमें लगेंगे। तो ये जितने भी आपके ऐसे खर्चे हो सकते हैं, जैसे तीसरा है नियुक्ति। नियुक्ति से मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने संस्थान में अपॉइंटमेंट नहीं करना है, भर्ती नहीं करनी है। अगर कार्य है तो आपको उन्हें बेशक रखना है ना। किसी के ऊपर अगर एक्स्ट्रा लोड हो रहा है तो भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके लोड को कम किया जाए, उसके स्थान पर किसी और को भी उसके साथ में ऐड किया जाए, किसी को नियुक्त करके किसी को नौकरी दे करके। लेकिन अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे यहाँ तो कार्य है ही नहीं है और स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, तो जब क्योंकि स्टाफ जो है वो जब नियुक्त आप करेंगे तो आपको उसे ना सैलरी देनी पड़ेगी, है ना। आपको उसे सैलरी देनी पड़ेगी। जब आप उसे सैलरी देंगे तो आपका तो खर्चा है, आपके पास से जो आपकी इनकम का जो भाग है, जो प्रॉफिट है, उसी से तो आप सैलरी देंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बेवजह की नियुक्ति आप ना करें, है ना। निकालने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे से आप बेवजह की नियुक्ति ना करें। जब बहुत ही ज़्यादा वर्क हो तो आप देखिए कि ऐसा आपके वहाँ पर कार्य का आसमान वितरण तो नहीं हुआ है कि किसी को कम काम मिला है, किसी को ज़्यादा काम मिला है। तो कार्य का अगर आसमान वितरण है तो आप वहाँ पर उस कार्य का बंटवारा ठीक से कर दें, जिससे कि उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से सबको समान मात्रा में कार्य वहाँ पर उनको मिल सके, और वो बराबर उनको जो कार्य मिल जाएगा तो जो एक व्यक्ति परेशान है वहाँ पर कार्य करने के लिए, वो आपका परेशान नहीं
कि आपके कार्यालय के जितने भी कार्य हैं वो सभी मितव्ययी हो जाएं, अर्थात कम खर्चे में हो जाएं। तो हमारे कार्यालय के जितने भी खर्चे हैं आपको ऊपर सबसे पहले रोक आपको लगानी होगी। रोक जब आप लगा लेंगे तो आपको इसमें क्या फायदा मिलेगा कि कार्य तो आपका होगा और जो आपका प्रॉफिट है वो आपकी जो एक्सपेंस आपका होता था वो आपका एक्सपेंस ना होकर के वो आपके प्रॉफिट के रूप में आपके पास में कलेक्ट हो बचेगा, है ना। और कार्य भी आपका हो जाएगा और आप एक मितव्ययी की श्रेणी में आ जाएंगे कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कम खर्चे में किस तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं, और इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप एक अच्छे मैनेजमेंट, अच्छा प्रबंधन आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अधिकारी होता है वो सबसे पहले जितने खर्चे होते हैं उन पर रोक लगाता है, सबसे पहले अंकुश लगाता है। क्योंकि अगर उसने खर्चे सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में कर दिए तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो फेल है, वो किसी तरीके से मैनेजमेंट के लायक नहीं है। तो मितव्ययी आप कब हुए, जब आपने अपने खर्चों पर अंकुश लगाया, उन पर लगाम लगाने का प्रयास किया। हमने फिर आपसे कहा था कि अंकुश लगाने का मतलब ये नहीं है कि खर्चा करना ही नहीं है, नहीं तो आपके कार्य जो है वो बाधित होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट है आपका कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में वृद्धि किस तरीके से हो सकती है, मैंने आपको बताया कि जब आपके कार्यालय में एक सुदृढ़ कार्यालय पद्धति लागू होगी तभी कार्य कुशलता में वृद्धि। अब कार्य कुशलता से मतलब क्या है कि उनका जो कार्य करने का जो तरीका है, उनकी जो इफिशियंसी है उसमें किस तरीके से वृद्धि हो सकती है। सपोज कीजिए जैसे ही कोई कार्यालय में कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो वो एक फ्रेशर होता है ना, और अगर कोई फ्रेशर के स्थान पर अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आप अपॉइंट करते हो जो पहले से उस कार्य को या उस फील्ड में पहले से कार्य को कर चुका है, तो दोनों के कार्य करने में एक डिफरेंस होता है। एक फ्रेशर पहले समझता है, फिर उसको करने का प्रयास करता है, और करते समय भी उससे कई प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं जिससे उसका कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता है, और वो इसमें थोड़ा सा अक्षम फील करता है कि शायद हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से हमारा काम जल्दी से नहीं हो पाया। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस है पर्सन, जिसको नॉलेज है उस काम को करने की, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी क्यों ना हो, जिसने उस कार्य को पहले से कर लिया है, तो वो जब कार्य करेगा तो वो एक अच्छी तरीके से पूर्ण व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। तो इफिशियंसी में आप किस तरीके से वृद्धि करेंगे, इसके लिए आपको अपने कार्यालय में एक अच्छी कार्यालय पद्धति स्थापित करनी होगी। इफिशियंसी से मतलब यह है कि जैसे कि आप देखें कि कार्यालय में यदि पहले टाइपिस्ट कार्य करते थे जो टाइपराइटर पर जिनके द्वारा कार्य किया जाता था, और वो कार्य करते थे, अगर उनसे एरर हो गई, मिस्टेक हो गई, तो पहले वो उसको पेपर को बाहर निकालते थे, निकालने के पश्चात फिर वो उसमें करेक्शन फ्लूट लगाते थे, फिर पुनः टाइप करते थे, और टाइप करने में फिर अब इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो फ्लूट लगाने के पश्चात देखने में अच्छा भी नहीं लगता है। और ये तो टाइप करने की बात हो गई। अब उसके पश्चात यदि उनको 5 लोगों को उसकी प्रति भेजनी है, 5 जगह सेम, तो अब उन्हें क्या करना पड़ता था, 5 बार उसी मैटर को बार बार टाइप करना पड़ता था। तो आप क्या कहेंगे कि इससे उस टाइपिस्ट की इफिशियंसी बढ़ी है क्या, है ना। टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ गई होगी बार बार टाइप करने से, लेकिन इफिशियंसी नहीं बढ़ी है ना, उसको वही बोरियत तरीके से बार बार उसी काम को करना पड़ता है। लेकिन यदि आपके यहाँ पर कार्यालय पद्धति है, एक ऑफिस प्रैक्टिस किस तरीके से, उसमें कौन कौन सी मशीनें, एम्प्लॉयज़ कैसे होने चाहिए, फॉर्म की व्यवस्था इत्यादि से मैंने अभी आपको बताया था, वो सब यदि प्रॉपर वे में आपके पास में है ना। अब टाइपराइटर की जगह पर यदि आपके पास में टाइपराइटर के विकल्प के रूप में यदि आपके पास में कंप्यूटर है,
तो क्या होगा, आप एक बार टाइप करेंगे, टाइप करने के पश्चात आप उसको अपने सिस्टम में सेव करेंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या अगले साल फिर उसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके जितनी कॉपीज आपको चाहिए आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं अपने प्रिंटर के माध्यम से, या फिर आप एक प्रिंट आउट निकाल करके आपके संस्थान में जो फोटोस्टेट मशीन है, उस फोटोस्टेट मशीन के माध्यम से जितनी चाहे उतनी आप कॉपीज कलेक्ट कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं, जिन लोगों को भेजना है उतनी मात्रा में भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक कार्यालय पद्धति के माध्यम से जितने हमारे कर्मचारी उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, वो कुशलता से कार्य को करते हैं, है ना, और उसमें आए दिन वृद्धि होती रहती है, क्योंकि कार्यालय में आप देखते हैं कि कार्य होते हैं वो एक नियमित प्रगति से कार्य होते हैं। नियमित का मतलब वो डेली रूटीन्स में वही कार्य होते रहते हैं, है ना। जैसे कि कोई लेटर्स जो हमारे कार्यालय से जाते हैं, कुछ लेटर आते हैं जो आने और जाने वाले जो डिस्पैचर होते हैं, जो लेटर को डिस्पैच करते हैं, उनके पास एक काम है कि लेटर को कौन सा लेटर या कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कब जा रहा है, कितने का टिकट लगा, वो चढ़ते हैं रजिस्टर पर, है ना। तो उन्हें पता है कौन से प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या चढ़ाना है, फटाफट नहीं को चढ़ाते रहते हैं। तो कार्य उनको पता है किस तरीके से करना है, तो वो अच्छे तरीके से करते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि एम्प्लॉइज जो हमारे हैं वो सारे ट्रेंड होते हैं, तो कोई नया आता है उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, कार्य कुशलता में वृद्धि कैसे होती है, मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं, जैसे कि पहले पत्राचार किया जाता है, हालांकि अभी भी पत्राचार होता है, और कितना भी दूर संचार के इतने ज़्यादा यंत्र हमारे पास में आ गए हैं, लेकिन जो पत्राचार की जो प्रणाली है वो बिल्कुल भी धूमिल नहीं हुई है। तो अब जैसे पत्र भेजते हैं तो उसमें भेजने में टाइम लगता है ना, पत्र जाते हैं, अभी भेजे जाते हैं, लेकिन जैसे आपके यहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था हो गई, फैक्स मशीन है, तो इंटरनेट में ईमेल की सुविधा है, लेटर को स्कैन किया, सेम उसी कलर में जैसे आप चाहो उसकी रंगीन कॉपी आप भेज देते हैं, सेकंडों में पत्र इन्फॉर्मेशन एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो उससे क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। नहीं तो पहले क्या होता था कि आपको तत्काल में अगर उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ भेजना है तो एक वाहक भेजना पड़ता था। वाहक मतलब एक आदमी जाता था उस पत्र को लेकर के और वो वहाँ पर रिसीव कराता था, है ना। तो अब अगर अर्जेंट जाना है और सफ़र लंबा है तो आने जाने में असुविधा होती है। तो पहले ये सभी बहुत ज़्यादा समस्याओं का वहन करना पड़ता था कार्यालय के जितने कर्मचारी होते थे। लेकिन ये जब कार्यालय पद्धति आपकी वहाँ पर अच्छी है तो आप उनमें अपने वहाँ पर मशीनीकरण की व्यवस्था करके, अच्छे एम्प्लॉइज़ की व्यवस्था करके आप अच्छी तरीके से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति। हमने आपको कल की क्लास में और आज भी हमने प्रारंभ में आपको बताया था कि कार्यालय पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यालय पद्धति स्थापित करने का कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम शीघ्र जल्दी कम समय में कैसे अचीव करते हैं, यही तो है। तो अब कार्यालय पद्धति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से काम किया जाता है, समय से काम इसमें हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। हमने कहा कि प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए इसमें नियमित अच्छी तरीके से बेस्ट क्वालिटी में हर प्रकार के फॉर्म उपलब्ध होते हैं, तो सूचनाएं हमें आसानी से कलेक्ट हो जाती हैं। भंडारण की व्यवस्था अच्छी होती है, जो हमें हमारे पास पत्र आते हैं, ये फॉर्म्स होते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से उनका भंडारण कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फिर हम उनको निकालते हैं, चाहे अलमारी में भंडारण करें, किसी स्थान पर उनका भंडारण करते हैं। प्रशिक्षण अच्छी तरीके से हम देते हैं, तो किसी को काम करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। साथ ही साथ हम अपने खर्चों पर भी बहुत ज़्यादा बल देते हैं कि खर्चे कम हों और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसको हम कैसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं,
एम्प्लॉयज़ की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है एक कार्य पद्धति के द्वारा। वो बहुत ही शीघ्रता से, शुद्धता के साथ में, कम समय में और कम मेहनत के साथ में वो अपने काम को करते हैं। और जब वो कम समय में, कम मेहनत में, कम परिश्रम में कार्य करते हैं तो इसी को कहते हैं कार्यकुशलता को बढ़ाना। अब किसी कार्य को करने में समय उतना ही लग रहा है, मशीनीकरण की व्यवस्था आपने कर ली, उसको चलाने में ही 4 कर्मचारी लग रहे हैं, चल ही नहीं पा रहा है, एक दूसरा देखने आता उसको नहीं समझ में आता, फिर तीसरा देखने आता उसको भी समझ में नहीं आता है। तो इससे तो ये होगा कि व्यवस्था जो आपने यहाँ पर बनाई उसके हिसाब से या तो एम्प्लॉय नहीं सही है, उनको नॉलेज नहीं है, या तो फिर वो मशीन आपके कार्य के हिसाब से सेट नहीं है, वो सही नहीं है। तो उससे आपके कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो मशीनों की व्यवस्था को करनी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो आपके कर्मचारी जो है एक्सेप्ट कर सके, उसको जल्दी से कैच करके उस काम को कर सके। तो उद्देश्य की प्राप्ति आपकी, ये सबसे बड़ा आपका इसमें लाभ है, एडवांटेज है कि कार्यालय पद्धति के माध्यम से हम अपने उद्देश्य को बहुत ही जल्दी अचीव कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट है आपका नियोजन। ठीक है, नियोजन से अभिप्राय प्लानिंग से है कि जब कार्यालय पद्धति आपके कार्यालय में स्थापित है तो वहाँ पर जितने भी कार्य का संपादन किया जाता है, कार्य आपके निष्पादित किए जाते हैं, तो वो एक प्लानिंग के साथ में कार्य किए जाते हैं। प्लानिंग से क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई भी कार्य आपका प्लानिंग से नहीं किया जाता है तो वो आपके उद्देश्य की पूर्ति में वो सहायक नहीं हो सकता है, आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिना सोचे, प्लानिंग से अभिप्राय है कि बिना सोचे समझे कार्य को करना, ठीक है। लेकिन जब आप प्लानिंग से करते हो, आप नियोजन के साथ में करते हो कि इस कार्य को हमें पूरा करना है तो कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितनी मैन पावर हमको चाहिए, उसके साथ साथ में कितना खर्च इसमें आ सकता है, इस सबका जब आप आकलन करते हो अच्छी तरीके से, उसके बारे में आप विचार विमर्श करते हो, तो आप यही सब को आप कहते हैं प्लानिंग, है ना। किसी कार्य को करने से पहले उस पर सोच विचार करना कि ये किस तरीके से संपादित किया जाए, किस तरीके से इसको पूरा किया जाए कि हम अपने लक्ष्य को कम समय में प्राप्त कर सकें। चाहे उसके लिए आपको नियम लागू करने पड़े, शर्तें लागू करनी पड़े, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो आपका पूरा हो सके, है ना। तो आपने ये कुछ पॉइंट के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर कार्यालय पद्धति के लाभ स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने आपको पहले बताया कि कर्मचारी एवं कार्य में समन्वय स्थापित होता है, नियंत्रण का आधार कार्यालय पद्धति हमारी बनती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था इसमें अच्छी होती है और इसके सभी कार्य मितव्ययी होते हैं और साथ ही साथ इसमें कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और उद्देश्यों की प्राप्ति हम कम समय में कर लेते हैं और सभी कार्य इसमें नियोजित तरीके से स्थापित किए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था कार्यालय पद्धति के लाभ, इसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं और आपके सबको पुनः कल एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।